नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान मसले पर यूएनएससी में आपातकालीन बैठक, महासचिव गुटेरेस बोले एकजुट हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार को चल रही आपातकालीन बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए कि अफगानिस्तान को फिर कभी आतंकवादी संगठनों के बीच एक मंच या सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में वैश्विक आतंकवादी खतरे के खिलाफ में यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह करता हूं। हमें पूरे देश से मानवाधिकारों व प्रतिबंधों की चौंकाने वाली रिपोर्टें मिल रही है। मैं विशेष रूप से अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन से चिंतित हूं, जिन्हें काले दिनों की वापसी से डर लग रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वर में बोलना चाहिए। मैं तालिबान और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने की अपील करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने आपातकाल बैठक में आगे कहा कि मैं सभी पक्षों से विशेष रूप से तालिबान से आग्रह करता हूं कि वह जिंदगी की रक्षा के लिए अत्यधिक संयम बरते और यह सुनिश्चित करे कि मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। संघर्ष की वजह से हजारों लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं सभी देशों से शरणार्थियों को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान के खौफ ने ले ली जान, उड़ते हवाई जहाज से गिरे 3 लोग, अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से लटककर काबुल से भाग रहे थे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारी के मुताबिक लोग इसकी बॉडी पर लटककर यात्रा कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते प्लेन से गिरते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक के बाद एक लोग नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि देश छोड़ने के लिए ये लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो गई है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। राइटर्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। वीडियो में एयरपोर्ट पर लाशें नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इसी बीच काबुल में कई इलाकों में लूटपाट की खबरें हैं। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लूटी जा रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां छीने जाने का भी दावा किया है। एयरपोर्ट के पास आवासीय कॉलोनी में गोलीबारी हुई, वहीं सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट हुई है। तालिबान का कहना है कि अराजक तत्वों ने तालिबान के नाम पर लूटपाट की और संवेदनशील दस्तावेज जला दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्ते, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताई कीमतों में कटौती नहीं करने की वजह। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। यही नहीं, डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत में बढ़ोतरी से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की जा रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं किए जाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की आसमान छूती कीमतों के लिए पूर्व की कांग्रेस नीति सप्रसंग सरकार यूपीए जिम्मेदार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार के इस्तेमाल किए गए गलत तरीके का इस्तेमाल कर ईंधनों की कीमतों में कटौती नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स का बोझ मोदी सरकार के ऊपर आ गया है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतें कोरोना काल के समय टैक्स बढ़ाने की वजह से ज्यादा हुई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कई दिनों बाद खुले मॉल, लेकिन एंट्री के लिए पूरी करनी होंगी कई शर्तें।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अब जनता के लिए मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक ले ली है। सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी मॉल प्रतिदिन रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। हालांकि मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों दोनों को ही टीके की दोनों खुराकों का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य है। पत्र में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश द्वार पर अपनी उम्र के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। इसी बीच दोस्तों, ठाणे में कोरोना वायरस संक्रमण के 213 नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र के इस जिले में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,48,308 हो गए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी नए मामले रविवार को सामने आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने कहा, जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जाए तो चुप रहना पाप है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आजादी का 75वां साल आरंभ होने के मौके पर सोमवार को लोगों से इसको लेकर आत्ममंथन करने का आह्वान किया कि आजादी के क्या मायने हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है और संसद के सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित सोनिया गांधी के लेख को उद्धृत करते हुए कहा कि जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि इस लेख में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बारे में बात कही है कि लोगों के लिए आजादी के क्या मायने हैं। इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि जब सरकार संसद पर हमले करती है और परंपराओं को कुचलती है, लोकतंत्र को गुलाम बना देती है और संविधान का हनन करने का प्रयास करती है, तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आजादी के आज क्या मायने हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना मृतकों के मुआवजे की गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 4 हफ्ते का वक्त। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाने को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से बीते 30 जून को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिए गए किसी भी एक्शन की जानकारी देने को कहा। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 जून को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा था कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौतों पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो मुआवजे के लिए गाइडलाइंस बनाए। अब कोर्ट ने कहा है कि 30 जून के निर्णय के आधार पर गाइडलाइंस बनाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 30 जून को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को सुरक्षित निकाले केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को विदेश मंत्री S जयशंकर से आग्रह किया है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे में फंसे लगभग 200 सिखों सहित सभी भारतीयों को तत्काल निकालने की व्यवस्था की जाए। विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए एक ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी सरकार वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की मदद देने को तैयार है। उन्होंने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त चौकसी बरतने पर जोर देते हुए कहा कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा किया जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से भारत के खिलाफ चीन-पाक गठजोड़ मजबूत होगा। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस पर भी कैप्टन ने पंजाब के विरुद्ध पूरी तरह सतर्क रहने की बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किलें खड़ी करने की ताक में रहता है। उन्होंने कहा था कि हम शांति चाहते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में किसी भी हमलावर कार्यवाही या फिर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई मुसीबत खड़ी करता है तो हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जिंदगी भर याद रखेगा। पड़ोसी मुल्कों द्वारा राज्य में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का प्रयोग का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान पंजाब में किसी भी नाजुक स्थिति का लाभ लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सपा सांसद ने तालिबान की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले रूस और अमेरिका तक को भगाया।
जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है और सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। तालिबान के शासन के बाद अफगानिस्तान के हालात पर सभी की नजर है और लोगों को डर है कि वहां फिर से क्रूरता का दौर न शुरू हो जाए। लेकिन इसी बीच भारत में समाजवादी पार्टी के सांसद ने तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। दोस्तों, यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि तालिबान एक ताकत है। तालिबान ने अपने मुल्क में रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के पांव नहीं जमने दिए। अपने विवादित बयानों की बदौलत चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क इस बयान के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की शान में कहा कि अब तालिबान अपने मुल्क को आज़ाद कराकर देश को खुद चलाना चाहता है और यह तालिबान का आंतरिक मामला है। जब पूरी दुनिया तालिबान की खिलाफत कर रही है, ऐसे में सपा सांसद का बयान समझ से परे नजर आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 20,73,66,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 43,65,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इनमें भी दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अब इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 3,22,25,000 को पार कर गई है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,31,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो वह केरला है। इन दिनों केरला में हर रोज लगभग 20,000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेगासस जासूसी मामले की जांच करेगी एक्सपर्ट कमेटी, केंद्र ने खारिज किए जासूसी के आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले को लेकर जारी चर्चा और हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। 2 पन्ने के इस हलफनामे के जरिए सरकार ने इस पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। इस एफिडेविट में सरकार ने पत्रकारों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अदालत के कर्मचारियों की जासूसी करने के लिए सैन्य ग्रेड स्पाइसवेयर का इस्तेमाल करने से साफ इनकार किया है। कई अलग अलग संगठनों ने इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि संसद में भी आईटी मंत्री ने अपने बयान में साफ किया था कि ऐसे आरोप सरकार की छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हम सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारते हैं और सरकार के खिलाफ गलत धारणा तैयार करने के लिए यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड के दाम हफ्ते के पहले दिन घटे, चांदी में भी दर्ज हुई कमी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट दर्ज की गई है। इससे कीमती पीली धातु एक बार फिर 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गई है। वहीं दोस्तों चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। सोने की बात की जाए तो सोना 46,002 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 61,974 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1774 प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी $23.50 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन की दुकानों पर तौल में नहीं होगी गड़बड़ी, कोटेदारों के लिए सरकार ने बनाए सख्त नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न लेते हैं तो आपके लिए अब खुशखबरी है। दोस्तों कोटेदार राशन की दुकान पर घटतोली अब नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा कानून अधिनियमों में संशोधन किया है। सरकार ने यह सख्ती लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और घटतोली रोकने के लिए यह कदम उठाया है। दोस्तों सरकार का कहना है कि यह संशोधन
NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल क्रमशः 2-3 रुपए प्रति किलो की रियायत पर दे रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो जरा संभल कर जान लीजिए RBI के नए नियम, वरना लग सकती है पेनल्टी। जी हाँ दोस्तों, चेक के जरिए पेमेंट करने जा रहे हैं तो अब थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। हालांकि ये बदलाव इस महीने की शुरुआत यानी कि 1 अगस्त 2021 से ही लागू हो चुके हैं। इसलिए अगर आप चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। दरअसल दोस्तों, RBI ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा को जारी रखने का फैसला किया है, जिसका असर आपके चेक पेमेंट करने के तरीके पर पड़ेगा। अभी किसी भी चेक को क्लियर होने में 2 दिन का वक्त लगता है, लेकिन इस नियम के बाद 2 दिन का वक्त नहीं लगेगा। मतलब ये कि आपके चेक डालते ही तुरंत ही वो अमाउंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा रखना होगा ताकि वो चेक क्लियर हो सके। अगर आप यह सोचकर आज चेक दे रहे हैं कि कल आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो आपका चेक बाउंस हो सकता है और आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चेक जारी करते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें, तभी चेक को जारी करें। इसके अलावा दोस्तों, रिजर्व बैंक ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को अब 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। ये नियम सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में लागू रहेगा, यानी कि अब छुट्टी के दिन भी आपके चेक क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको पेमेंट रखना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ सुष्मिता देव TMC में शामिल हुई। कपिल सिब्बल बोले सब कुछ जानकर भी पार्टी है अनजान। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद TMC ज्वाइन कर ली है। सुष्मिता देव अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में TMC में शामिल हुई। सुष्मिता देव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की करीबी रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने 15 अगस्त को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा था। वे कांग्रेस में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। सुष्मिता ने अपने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने के कारण का कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही खुद को मिले मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अफगानिस्तान के उस राष्ट्रपति का क्या नाम है जो कि हाल ही में देश छोड़कर तालिबान के डर से भाग गए हैं? तो दोस्तों अगर आप जानते हैं उन शख्स का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।